हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म चैप्टर को थीम 1 की 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से कवर कर रहे थे और अपनी डिस्कशन को अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर तक जनरली जो हमारी बातें थी वो एक फिलोसफिकल ओरिएंटेशन पर थी, जिसमें हम छोटे छोटे टॉपिक के बारे में चर्चा काफ़ी डिटेल में कर रहे थे। लेकिन आज की क्लास से हम लोग कुछ एक ऐसी चीज़ करने वाले हैं, जो भी अब कंटेंट आएगा आपको, जो प्रॉपर बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म से रिलेटेड बातें होंगी, आपको फैक्ट्स मिलेंगे और उन्हीं फैक्ट्स से रिलेटेड आपको एनालिसिस दी जाएगी। फिलोसफिकल एंगल थोड़ा सा कम होकर थोड़ा फैक्चुअल एंगल अब ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ना दोस्तों कुछ ये जो बॉक्स है इसमें एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात है। कुछ कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं उनके बारे में बात यहाँ पर लिखी हुई है कि कैसे उनको प्रिपेयर करा जाता था और प्रिजर्व करा जाता था। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मुझे आप सब लोग एक बेसिक बात बताओ। जब बुद्धा जिंदा थे या महावीरा जिंदा थे, लेकिन फिलहाल हम इस टॉपिक में बुद्धिज़्म से स्टिक करेंगे अपनी डिस्कशन को, तो मुझे एक बात बताओ, जब वो उस ज़माने में अपने ज़माने में कोई भी टीचिंग देते थे अपने स्टूडेंट्स को, अपने डिसाइपल्स वगैरह को, तो वो किस फॉर्मेट के अंदर देते थे? जल्दी बताओ। ओरल फॉर्मेट के अंदर देते थे। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, बुद्धा के जीते जी बुद्धा ने अपने हाथों से कोई चीज़ लिखी है ऐसी कि देखो मैं ये अपनी एक वसीयत छोड़कर जा रहा हूँ? वसीयत इन द सेंस मतलब टीचिंग की वसीयत, कि ये चीज़ें याद रखना मेरे मरने के बाद, ये टीचिंग्स को याद रखना, मेरी बताई हुई मेडिटेशन या कैसे मैंने एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करी, ऐसा कुछ बुद्धा ने लिखा क्या? मैं नहीं ना, कुछ भी नहीं लिखा जीते जी। क्या उनके जीते जी उनके जो मोनेस्ट्रीज में जहाँ पर भी ये लोग रुकते रुकते थे, केव्स वगैरह में, तो वहाँ पर उनके डिसाइपल्स जब उनको सुनते थे, वो किसी पाम लीफ या मैन्युस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखते थे क्या उनकी टीचिंग्स को? नहीं, जीते जी ने, बुद्धा ने मना करा था। ये सब कुछ अर्पित या कोई भी मरने के बाद हुआ है बुद्धा के। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना। बुद्धा के जीते जी ना कुछ भी नहीं लिखा गया। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब पहला स्कूल, जब अंबर अलग हुआ था ना बुद्धिज्म का, आपने जनरली एक नाम तो सुना होगा, हीनायान एंड महायान। तो जब ये ओरिजिनल बुद्धिज्म का जो स्कूल ऑफ थॉट था ना, इन लोगों के बीच में डिबेट छिड़ गई थी कि बुद्धा की ना हम लोग मूर्ति पूजा भी करेंगे। मूर्ति पूजा इन द सेंस कि वो कोई आरती लेकर, कोई दिया लेकर नहीं, बुद्धा की मूर्ति भी बना लेते हैं, आने वाली जनरेशन की प्रिजर्व रहेगी। ओरिजिनल जो फॉलोअर्स थे बुद्धा के साथ, जिन्होंने बुद्धा को फेस टू फेस सुना था, देखा था, उनके साथ बैठे थे या बहुत क्लोज रहे थे बुद्धा के जीवन में, तो उन्होंने बोला कि नहीं। जब हम लोग बुद्धा से पूछते थे, जीते जी मतलब उन्होंने बोला, जो लोग एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता था कि बुद्धा का मूर्ति फॉर्मेट में होना चाहिए, दूसरा उनको रोक रहा था, और जो रोक रहा था वो ओरिजिनल था, जिसने बुद्धा के साथ लाइफ टाइम बिताया था। लाइव, LIVE, लाइफ, बिल्कुल जिंदा देखा था उन्हें, उनको सुना था। तो उनका ये कहना था अंबर के, जो गौतम बुद्ध है ना, हम भी उनसे पूछते थे कभी कभार कि बुद्ध जी आप बताओ कि आप मतलब हम अगर अपने इस बुद्धिज्म को या आपको अगर भगवान की तरह घोषित कर दें तो आपको इससे कोई आपत्ति तो नहीं है? और बुद्धा इस बात पे बहुत बड़ी आपत्ति जताते थे कि नहीं, मेरी टीचिंग्स धर्म नहीं है, मैं भगवान नहीं हूँ, तो मेरे जीते जी या मेरे मरने के बाद भी मुझे आइडल वर्शिप मत करना। मेरी बताई हुई टीचिंग्स को आप लोग अपने मन के अंदर रखो, और मुझे भी आपको भक्ति करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ आपको एक राह दिखाई है। आप उस मेडिटेशन से अपने आप को जानो, अपने चक्रास को ओपन करो और अपने अस्तित्व को पहचानो, अपनी एग्जिस्टेंस को पहचानो। मैंने तो सिर्फ आपको रास्ता दिखाया है, मैं कोई भी नहीं हूं आपकी लाइफ में। बुद्धा का ये कहना था। लेकिन अब जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था, उन्होंने बोला अरे यार तुम लोग भी कैसी बातें करते हो, कोई पर्सन अपने मन से थोड़ी ना कहे, अपने मुंह से थोड़ी ना कहेगा कि हमें भगवान बना दो, हमें वो कर दो। वो तो उनका एक क्या कहते हैं, एक उनका हम्बल एक नेचर था, वो तो काफ़ी ज़्यादा। लेकिन हम उनको एक आइडल उनकी बनानी चाहिए। तो फिर जो ओरिजिनल फॉलोअर्स थे वो इस बात पे भी चिढ़ गए कि हम लोग आइडल वर्शिप के खिलाफ, जो हिंदुज़म में जो पूरे के पूरे ब्राह्मण समाज में जो ये चीज़ें होती थी, जिसकी वजह से ऊंच नीच का भेदभाव पैदा हुआ है समाज में, इसी के खिलाफ तो हमने ये चीज़ें लड़ी हैं। याद है ठकुराइन, आपके घर में हवन वाली जो बात मैंने करी थी, है ना, कि आप पूरे दिन परेशान रहोगे और ऐसा रहोगे,
तो बेसिकली हम सारे लोग आइडल वर्शिप ही तो करते हैं जनरली, वन टू वन गॉड के साथ कनेक्ट करने के लिए आंखें बंद करके कहाँ बैठते हैं। तो जो ओरिजिनल फॉलोअर्स थे उन्होंने, ओरिजिनल जो फॉलोअर्स थे उन्होंने यही बोला कि आइडल वर्शिप के खिलाफ ही तो हमने ये पूरा का पूरा जो चीज़ है ये स्टार्ट करी थी, और आप बुद्धा को ही अब एक आइडल बना रहे हो। तो बेसिकली क्या हुआ, अब एक ना डिबेट छिड़ गई। तो लोगों ने ये सोचा कि ठीक है, हमारा जो भी स्कूल ऑफ थॉट है, हम एक बार ना फ्यूचर जनरेशन के लिए, और फ्यूचर जनरेशन मतलब उस टाइम पर चाहे लोकल फॉलोअर्स हो, लेकिन बेसिकली जो मंक्स हैं, जैसे जो बुद्धा के साथ ओरिजिनल रहे वो वाले मंक्स, फिर उनके बाद जो उनके आगे जाके जो इस बुद्धिज्म रिलीजन के अंदर जुड़े वो मंक्स, फिर उसके बाद जो जुड़े वो मंक्स, तो काफ़ी टाइम बीत गया। लेकिन जो मंक्स थे उनको ये चीज़ रियलाइज हो गई कि नहीं यार, जो बुद्धा के साथ जिन्होंने ओरिजिनल टाइम स्पेंड करा था, जिन्होंने बुद्धा को सुना है, देखा है, समझा है, अब भले ही वो लोग बूढ़े हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने कोई चर्चा वगैरह करी नहीं बैठ के, और ये आइडिया हमारे दिमाग में कभी आया नहीं कि बुद्धा की टीचिंग्स को हमें कंपाइल करना चाहिए। लेकिन हम इसको ना फ्यूचर जनरेशन के लिए, फार 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 फ्यूचर जनरेशन के लिए, कि बुद्धिज्म एज अ टीचिंग, बुद्धिज्म एज अ फॉर्म ऑफ रिलीजन दुनिया से लुप्त ना हो जाए, दुनिया से खो ना जाए, हम इनकी टीचिंग्स को कंपाइल करवाते हैं। यहाँ से कंपाइलेशन जब होना शुरू होती थी, तो आपको पता है सबसे पहले तो देखो, ये सारे मंक्स को रोज बैठने के लिए एक जगह चाहिए, दे नीड अ प्लेस। और ये जो भी कंपाइलेशंस जो कंपाइल करी जाएंगी, यानी कि सॉरी टीचिंग्स जो भी कंपाइल करी जाएंगी, अब ऐसा तो नहीं है ये एक वीक का काम है, या एक हफ्ते का काम है, या एक महीने का काम है। हो सकता है कोई एक मंक जो अभी तक बिहार में था वो जम्मू एंड कश्मीर चला गया हो, तो फिर दूसरे मंक को उसके बारे में बात पता लगी हो कि इसने बुद्धा के साथ 2 बार मेडिटेशन करी थी, उसको बुलाकर लेकर आओ, उनसे पूछो कि बुद्धा का और क्या कहना था। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट डिफरेंट पीपल, ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जितना क्लोज हो सके उतना बुद्धा ने जो ओरिजिनल शब्दों का इस्तेमाल करा था, ओरिजिनल जो ज्ञान दिया था, जितना हो सके उसको रियल रखा जाए। इन सारी कंपाइलेशन में बेसिकली आएगा खर्चा। अब ये खर्चा कहाँ से निकले भाई, कंपाइल करने के लिए, ये करने के लिए भाई खर्चा तो लगेगा। अब ये खर्चा कहाँ से निकले, तो बेसिकली जो लोकल रूलर्स थे या गिल्ड्स एंड श्रेणीज, आप लोगों को पता है इसका मतलब अंबर होता है गिल्ड्स एंड श्रेणीज का। उस जमाने के बैंकर जो कि लोन देते थे, छोटा छोटा अमीर लोग होते थे ये भी, और कुछ कुछ प्रॉस्परस मर्चेंट्स, बेसिकली दे सपोर्टेड दोज मंक्स जो कि बुद्धा की टीचिंग्स को कंपाइल करके एक टेक्स्ट बनाना चाहते थे। वो उनके लिए मोनेस्ट्रीज बनवा देते थे, ठीक है, या कुछ भी करवा देते थे। और ये जो टीचिंग्स थी, ये जो कंपाइल करी गई, ये बहुत महान राजाओं के सपोर्ट से करी गई, इतिहास में जिनका नाम है अलग अलग, जैसे काल अशोक, अशोका। इन लोगों के टाइम पर ना देयर वर सर्टेन इंपॉर्टेंट मीटिंग्स विच टुक प्लेस, जिसको हम लोग कहते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल। अब ये काउंसिल कोई 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 क्वार्टर की नहीं थी, ये उससे लंबे ड्यूरेशन की थी, ये लॉन्गर ड्यूरेशन की रहा करती थी। जब जब कोई नया पर्सन एज अ सोर्स मिल गया कि उसने एक चीज बता दी, तो हो सकता है कि अभी तक जो चीज कंपाइल करी गई हो उसको मिटाकर कोई नई चीज ऐड करी जाए, जो चीज ऑलरेडी लिखी जा चुकी है उसका वैल्यू एडिशन करा जाए। मतलब दिस वॉज नॉट एट ऑल एन ईजी टास्क। लेकिन जैसे रूलर्स का, गिल्ड्स का, श्रेणीज का, मर्चेंट्स का पैसों की टर्म्स में सपोर्ट मिल गया, पैसे मतलब इनको पैसे नहीं चाहिए थे, इनको जगह चाहिए थी प्रॉपर, एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर बहुत अच्छे अच्छे जो ज्ञानी मंक हैं वो आके डिबेट्स एंड डिस्कशन कर सके, और जो कि डिबेट्स एंड डिस्कशन हो सकता है महीनों तक, सालों तक चले। मतलब दिस ऑल वर्क नीडेड पेशेंस। रूलर्स अपने काम में बिजी हैं, उन्होंने कहा ठीक है, जगह हम आपको दे देंगे, रुकने की व्यवस्था कर देंगे, खाने पीने की जिम्मेदारी हमारी, आप करो इनकी कंपाइलेशन। क्या इससे मैं ये चीज का अंदाजा लगा सकता हूं कि जो रूलर, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो रूलर बुद्धिस्ट टेक्स्ट को प्रिपेयर करवाने के लिए
बुद्धा की टीचिंग्स को प्रिजर्व करवाने के लिए इन द फॉर्म ऑफ टेक्सचुअल ट्रेडिशन, जो भी सपोर्ट करेंगे उनको, जो भी गिल्ड्स, श्रेणीज, मर्चेंट्स, रूलर्स, बेसिकली रूलर्स, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि डेफिनेटली वो बुद्धिज्म के फॉलोअर होंगे या रहे होंगे इतिहास में? बताओ। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, सिर्फ आपको फैक्ट पता लगेंगे। एनालिसिस जितनी देनी थी मैंने आपको दे दी, अब आप आराम से सुनो, मेरी बात को समझो। देखो, बुद्धा और जो दूसरे टीचर्स थे, अब दूसरे टीचर्स का इंडिया के अंदर तो दो ही महापुरुषों की बात करेंगे हम लोग, गौतम बुद्ध एंड वर्धमान महावीरा, हु इज एसोसिएटेड विद जैनिज्म। इन्होंने जब शुरू शुरू में अपने डिसाइपल्स को, स्टूडेंट्स को जो भी ज्ञान दिया, ये ओरल फॉर्मेट्स उनको पढ़ाते थे। कैसे? थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। ये भी मैं आपको एक बात बता देता हूं, गौतम बुद्ध एंड वर्धमान महावीर का एक नेचर था। अंबर, आपको आवाज आ रही है? इन लोगों का एक नेचर था। नेचर बेसिकली क्या था? ये कोई भी एक बात जो है ना, एक टॉपिक मेंशन करते थे। गौतम बुद्ध कोई भी एक टॉपिक मेंशन कर देते थे। हम यहां पर बुद्धा की बात कर रहे हैं इसलिए बुद्धिज्म से ही स्टिक रहते हैं। वर्धमान महावीर को एक मिनट के लिए अभी साइड कर देते हैं, अभी नहीं लाते हैं उनको। इन्होंने एक टॉपिक रेज करा, इन्होंने एक मुद्दा उठाया, डिसाइपल से पूछा, स्टूडेंट 1 से पूछा, हाँ भाई बताओ, हैप्पीनेस क्या है? तो उसने एक चीज का आंसर दिया, टॉपिक ये हैप्पीनेस क्या है, उसने क्या आंसर दिया। स्टूडेंट टू ने उसमें कुछ एड ऑन करा। स्टूडेंट 3 ने इसकी थ्योरी को, स्टूडेंट 1 और 2 की थ्योरी को, 1 और 2 की थ्योरी को रिफ्यूज कर दिया। स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 2 के विचार से तो एग्री है, 1 के विचार से एग्री नहीं है। बेसिकली इन डिबेट्स एंड डिस्कशन से होता क्या था, एक पर्सन जो एक आर्गुमेंट दे रहा है फॉर में, उससे इमर्ज होकर आएगी एक थीसिस। एक जो अगेंस्ट में आर्गुमेंट दे रहा है, उससे इमर्ज होकर आएगी एंटी थीसिस। लेकिन थीसिस और एंटी थीसिस में कुछ कॉमन पॉइंट्स पक्का होंगे, जो कि मतलब मान लो इसने 5 पॉइंट रेज करे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसके अगेंस्ट में 5 पॉइंट है, लेकिन इसके 2 पॉइंट इस वाले के 2 पॉइंट से मैच करेंगे। तो जब ये मैच करेंगे, इसको लेकर आया जाएगा कॉमन जगह पर, और ये 2 पॉइंट जो है इनको माना जाएगा यस, इस पे सब लोग एग्री करते हैं, एंड दिस विल बिकम थीसिस और एंटी थीसिस के कॉमन पॉइंट, सिंथेसिस। मुझे एक बात बताओ आप लोग, इस प्रकार की डिस्कशन वर्ल्ड में प्राचीन इतिहास में और कौन करवाता था? नहीं, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ये लोग इसी प्रकार के जो थे ग्रीक फिलोसफर, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर, ये इसी प्रकार से वो करते थे। उस जमाने में बेसिकली आदत यही थी। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब भी कोई चीज़ कंपाइल नहीं होती थी ना, प्लेटो के टाइम पे तो चलो बात करें अगर हम लोग, तो कंपाइलेशन प्लेटो ने अपनी बुक द रिपब्लिक और ये सब लिखा था, इसको छोड़ो अभी, हालांकि इसके बारे में बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, कनेक्ट करके कुछ इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। सोक्रेटिस ने जनरली अपनी टीचिंग्स ओरल फॉर्मेट के अंदर दी थी, प्लेटो ने बाद में उसका शिष्य था, उसने सोचा कंपाइल करना है, ठीक है। सिमिलरली जो सोक्रेटिस की आदत थी वो यही थी कि स्टूडेंट्स के बीच में जब वो कभी भी इतिहास में याद रखना, जिसने ओरल ट्रेडिशंस की फॉर्मेट के अंदर कोई भी चीज़ समझाने की कोशिश करी है अपने डिसाइपल्स को, तो उसने डिबेट एंड डिस्कशन का ही सहारा लिया है, ना कि अपना कोई भी ओपिनियन या कोई भी स्कूल ऑफ थॉट, अपना कोई भी ओपिनियन या स्कूल ऑफ थॉट वो अपने डिसाइपल्स के ऊपर, वो अपने डिसाइपल्स के ऊपर बेस्टो नहीं करते थे, यानी कि थोपते नहीं थे। तो मेन, वेमेन, परहैप्स चिल्ड्रन एज वेल, ये इन डिबेट्स एंड डिस्कशंस को अटेंड करते थे कि उन्होंने क्या सुना, क्या समझा,
और उसको जाकर फिर दूसरे लोगों के साथ एक हेल्थी डिबेट एंड डिस्कशन करना। देयर वर नो आर्ग्यूमेंट्स, ओनली डिबेट एंड डिस्कशन। दोनों बातों का अलग मतलब होता है। डिस्कोर्स, डिबेट एंड डिस्कशन एक बात होती है। आर्ग्यूमेंट होता है कि मतलब एक ना कोई आर्ग्यूमेंटेटिव फॉर्म में जो बदतमीज लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जैसे कोई भी बात बोली ना, मेरे को उसकी बात काटनी है। इसने कोई भी बात बोली ना, वो रेडी है कि मेरे को उसकी बात काटनी है, बस अपोजिट अपनी थ्योरी देनी है, मुझे भी अपना टैग चाहिए कूल बनने का। आर्ग्यूमेंट्स नहीं होती थी। बुद्धा के मोनेस्ट्रीज में, इनकी क्लासेस में, और वर्धमान महावीरा या सोक्रेटिस की अगर आप बात कर लो, ग्रीक फिलोसफर्स की क्लासेस में देयर वर नो आर्ग्यूमेंट्स, ओनली डिबेट एंड डिस्कशन। कि भाई तुम फॉर में बोलो, तुम अगेंस्ट में बोलो, तुम इनके किन किन पॉइंट से एग्री करते हो, तुम उनके जिन्होंने अगेंस्ट में बोला तुम उनके किन किन पॉइंट से एग्री करते हो, और कॉमन मिलाकर एक कॉमन पॉइंट लेकर आना जिसपे सब लोग एग्री करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जब जमाना बदलेगा, फ्यूचर में कोई जो उन चीजों को पढ़ेगा कि पास्ट में जब मेरे गुरु ने या मान लो कि बुद्धा ने जब इन चीजों को एक सिंगल पॉइंट पर लेकर आए थे, तो उन्होंने इस चीज को बोला कि हाँ दिस इज द फाइनल थिंग, मैंने डिबेट एंड डिस्कशन के ऊपर करवा रखी है। लेकिन जब जमाना आगे बढ़े, ठीक है, और वक्त के पहिए आगे दौड़े, तो हो सकता है कि ये जो सिंथेसिस है, जो फाइनल आर्ग्यूमेंट थी, इसके खिलाफ भी एक एंटी थीसिस इमर्ज होकर आ जाए। ठीक है, फिर सिंथेसिस के कुछ कॉमन पॉइंट्स होंगे, एंटी थीसिस के कुछ कॉमन पॉइंट होंगे, इनको मिलाकर दोबारा एक नई सिंथेसिस बनेगी। ये चलता रहता था ये सिलसिला। देखो ना, अगर मैं इसको प्रूव कर देता हूँ, बुद्धिज्म जैनिज्म के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने, जब ये ज़माना चलता था, वर्धमान महावीर गौतम बुद्ध जिंदा थे, नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। लेकिन डेफिनेटली कई लोगों के दिमाग में ये था कि हम इन थ्योरीज को क्यों माने, उनके अपने आर्गुमेंट थे। हमारे यहाँ मछली शुभ मानी जाती है, हमारे यहाँ जो है क्या कहते हैं, शरीर को वेजिटेरियन फूड इतना प्रोटीन नहीं दे पाता, हमें हेल्दी रखना होता है, हम अखाड़ा लड़ते हैं। तो लोगों के 100 प्रकार की थिंकिंग और 100 प्रकार की चीज़ें जो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक रैशनैलिटी दे देते हैं। जैसे मतलब मान लो कोई आदमी अगर सिगरेट पी रहा है, अब वो सब जानते हैं कि सिगरेट गलत है, ये है वो है, ठीक है, उसके पीछे कोई तर्क दिया ही नहीं जा सकता कि सिगरेट किस फॉर्मेट के अंदर ठीक है। लेकिन अब एक पर्सन जो है, उसमें क्या हुआ, ये तो नेहरू जी भी पीते थे, वो प्रधानमंत्री बन गए, तो तुम बेटा पनवाड़ी की दुकान से कहीं ज़्यादा जा भी नहीं पाओगे। बात वो होती है, मतलब एक तर्क जो कि इंडिविजुअल अपने आप को खुश करने को हमारे दे रहा है। जैसे अगर कोई पर्सन नॉन वेजिटेरियन को फूड को कंज्यूम करना कंटिन्यू रखता है, अंडा वो खाता है, तो उसके अपने रीजंस हैं कि मैं इससे हेल्दी रहता हूँ, इससे मुझे प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो उसने अपने आप को एक झूठी धारणा देकर सेटिस्फाई कर रखा है कि भाई मैं छोड़ूंगा नहीं। हत्या करना मेरे लिए इस तरीके से जस्टिफाइड है कि मैं अपने दिमाग में ये स्टोरी मेकिंग करके अपने गिल्ट को मटाने के लिए, अपने ईगो को शांत करने के लिए मैं इस चीज़ को जस्टिफाई करने को तैयार हूँ। अब क्या होता है, यानी कि जो सिंथेसिस थी बुद्धिज्म जैनिज्म के टाइम पर कि जानवरों की हत्या मत करो, किसी को हर्ट करके आप कभी खुश नहीं रह सकते, कर्मा का पहिया घूमेगा, उसके अगेंस्ट किसी ने अपनी थ्योरीज दी कि लो हम तो खा रहे, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, नन ऑफ द बुद्धास स्पीचेस वर रिटन डाउन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। लेकिन इनके देहांत के बाद, वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी ना, कभी भी ये वर्ड ही वैसे गलत है। अंबर याद रखना, बुद्धा के इवेंट को, जैसे उनकी डेथ को, डेथ पहली बात है बोला ही नहीं जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, अभी आगे बात कर लेंगे। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कभी भी ना, जैसे एक नॉर्मल पर्सन जिसको जान से मार दिया गया हो, तो ऐसा बोला जाता है उस पर्सन का एनकाउंटर या मर्डर हुआ है। लेकिन जब भी कोई महान पर्सन, जब किसी को मारा जाता है, तो उसके लिए वर्ड यूज करा जाता है एसैसिनेशन। ये वाली बात आज के बाद लाइफ में याद रखना, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर फिलोसफिकल वर्ल्ड की बात करें, ये तो हो गया जीवन में कि कोई पॉलिटिकल नेता है, कोई प्रधानमंत्री है, उसके लिए टर्म यूज करा जा रहा है, ठीक है। अब अगर किसी महान पर्सन की फिलोसफिकल एंगल से बात करें, किसी महान पुरुष की, तो जो पर्सन अगर मरता है तो उसको बोला जाता है, जो कि बुद्धा के फॉलोअर्स हैं या कोई भी हैं जिन्होंने अच्छे से जीवन को व्यतीत करा, तो उनके इवेंट को बोला जाएगा परिनिर्वाण। परिनिर्वाण। अब बुद्धा कैसी आत्मा थे, कैसी आत्मा माने जाते हैं, महान आत्मा। तो अगर
गौतम बुद्धा की डेथ हुई है ना, तो उस इवेंट को बोला जाता है महान आत्मा एक मरी है, महापरिनिर्वाण। जैसे इनका एक डिसाइपल था, अभी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, अंबर आनंद, आनंद आनंदा कह लो। अगर आनंद की डेथ हुई है तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परिनिर्वाण। लेकिन अगर गौतम बुद्ध मरे हैं तो महापरिनिर्वाण। हाँ, इसके पीछे जब स्कूल आगे बढ़े थे ना, मैं आपको अभी ये वाली बात क्लियर कर देना चाहता हूँ अंबर, आप भी इसको ध्यान से समझना। इसके पीछे की स्कूल ये है कि देखो, जरूरी नहीं है कि गौतम बुद्ध को ही हम सिंबोलिज्म दे महापरिनिर्वाण का, लेकिन 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 वर्ल्ड में सिर्फ गौतम बुद्धा को ही बोला गया वैसे महापरिनिर्वाण का इवेंट। लेकिन जब आगे स्कूल ऑफ थॉट बिखरे ना, उन्होंने बोला देखो कि वो मंक्स जो कि एनलाइटनमेंट की प्राप्ति कर चुके, लेकिन दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं एनलाइटनमेंट का, जिसको बोला जाता है पाली प्राकृत लैंग्वेज के अंदर बोधिसत्वास, वो गुरु जो कि खुद पूरे सक्षम है मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, लेकिन दूसरों की मदद करना चाहते हैं, उनके अस्तित्व को पहचानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, दिमाग को शांत रखने के लिए, ये बताने के लिए कि मेटेरियलिस्टिक प्लेजर ही सब कुछ नहीं होता, आपका सुख आपके पूरे अंदरूनी आत्मा के अंदर वास करता है। ये है बोधिसत्वास अगर जो है, तो ऐसी महान आत्माएं जो कि दूसरे संसार की आत्माओं का भला कर रही हैं, जो कि खुद मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है, लेकिन उन्होंने अपने मोक्ष की प्राप्ति को डिले कर रखा है। जितना मैंने आपको ये ज्ञान दिया ना अभी 2 मिनट में, बोधिसत्वास का मीनिंग यही होता है। एनी टाइम, एनी मोमेंट ऑफ टाइम दे आर दैट मच कैपेबल कि वो जो है बोधिसत्वास जो है, दे आर इन अ पोजीशन टू अटेन मोक्ष। उन्होंने अपना मोक्ष की प्राप्ति को डिले कर रखा है दूसरे संसार का भला करने के लिए। तो ऐसे लोगों भी बहुत महान लोग हैं, तो ऐसे लोगों के डेथ इवेंट को भी महापरिनिर्वाण बोला जा सकता है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक कैविएट बता रहा हूँ कि गौतम बुद्ध के डेथ के अलावा किसी भी मंक को कितना भी किसी ने महान काम करा हो और बोधिसत्व हो, महापरिनिर्वाण वर्ड जो है दैट इज लॉक्ड एंड फिक्स्ड विद गौतम बुद्धास डेथ। ठीक है, इसको मत भूलना, कोई भी मत भूलना। तो 5th और 4th सेंचुरी बीसी में आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्ध, यानी कि महापरिनिर्वाण इवेंट के बाद, इनकी जो टीचिंग्स थी वो उनके डिसाइपल्स ने कंपाइल करी। और मैंने कंपाइलेशन का आपको पूरा बता दिया। बुद्धिस्ट काउंसिल्स होती थी, ठीक है, काउंसिल ऑफ एल्डर्स बुद्धिस्ट काउंसिल्स होती थी, या फिर सीनियर जो मंक्स होते थे। मैंने बताया ना आपको कि अभी एक एग्जांपल दिया मैंने आपको अंबर, अभी याद होगा आपको कि गौतम बुद्ध के टाइम पर जो एक मंक था, मान लो हमने एक स्टोरी बनाई थी कि वो उनके साथ पहले तो रहता था बिहार में, लेकिन वो फिर बाद में जम्मू एंड कश्मीर चला गया। तो उसको बुलाया पहले कि आपने क्या क्या जाना, बहुत गौतम बुद्ध आपसे क्या क्या बोलते थे, क्या क्या सिखाया उन्होंने, ठीक है। तो सीनियर मंक्स एट वैशाली, वैशाली इट इज़ अ पाली वर्ड फॉर वैशाली, प्रेजेंट डे बिहार के अंदर, ठीक है। कंपाइलेशन होना कहाँ पर शुरू हुई, इसका मतलब सबसे पहले कहाँ पर होना शुरू हुई, बिहार के अंदर, वैशाली के अंदर या वैशाली के अंदर। अब जो ये टर्म्स है ना, आप कहोगे कि इसमें से एग्जाम में कौन सी टर्म आती हैं। देखो, अगर यूपीएससी टर्म देगा तो वो वैशाली देगा, अंबर अगर सीबीएसई टर्म देगा तो वो वैशाली भी मेंशन कर सकता है। स्टेट पीएससी भी ये वाले टर्म पे मेंशन करते हैं, जैसे यूपीपीएससी है अर्पित, तो वो ना जो जनरल टर्म सुनी सुनाई होती है ना वैशाली, तो वो जानबूझ के टाइम वेस्ट करवाने को, कंफ्यूज करवाने को ना ऐसे टर्म्स उठा लेता है, ठीक है। होगा वो वही चीज़, लेकिन वो बस थोड़ा सा दिमाग के अंदर कि स्टूडेंट ये सोचे कि यार ये वही तो नहीं है, सुना सुनाया तो लग रहा है, ऐसी चीज़ है। ये जो कंपाइलेशंस हैं, इनको बोला गया, जो सबसे पहले बुद्धा की टीचिंग्स को कंपाइल करा गया, इनको बोला गया तिपितक। अब मैं आपको 2 वर्ड बता देता हूँ, ये तो लिखा हुआ ना यहाँ पर, तिपितक, इसको आप तिपितक बोल लो, और पूरम दलाल दहिया जैसी बुक्स जो हैं वो आप इसको बोलती हैं त्रिपितक। 3 बुक्स, 3 बास्केट, इट मीन्स त्रि या 3 का त्रि या ती का मतलब है 3, पितक का मतलब है बास्केट। अलग अलग टेक्स्ट जो हैं वो इन 3 बास्केट के अंदर डाले गए, यानी कि जो टोकरी 1 है उसके अंदर किसी और प्रकार, उसके अंदर कोई प्रकार की बुक्स है जो कि एक एंगल के बारे में बात कर रही हैं। दूसरी कैटेगरी ऑफ बास्केट जो है उसके अंदर जो भी किताबें आ रही हैं वो अलग चीज़ों के बारे में बात करती है। तीसरी बास्केट के अंदर जो भी किताब है वो एक अलग एंगल के बारे में बात करती है। 3 बास्केट, 3 तरह की बुक्स, 3 तरह के टेक्स्ट, यही है त्रिपिटक।
इनको शुरू शुरू में ओरल फॉर्मेट के अंदर ही ट्रांसमिट करा जाता था, बाद में इनको लिखा गया और क्लासिफाई कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द लेंथ एज वेल एज द सब्जेक्ट मैटर। मेरी बात ध्यान से समझना, शुरू में कभी भी जब गौतम बुद्ध या मंक्स जब भी डिस्कशन करते थे, डिबेट्स एंड डिस्कशन, उन्होंने कभी भी त्रिपिटक वर्ड यूज नहीं करा गया, कभी भी नहीं करा। लेकिन जब डिसाइपल्स ने बुद्धिस्ट काउंसिल वगैरह में जो आयोजित हुई, और जैसे वैशाली के अंदर जब काउंसिल वगैरह हुई, तो सीनियर मंक्स ने ये बोला, देखो दोस्तों, हम लोग इतने दिनों से डिबेट्स एंड डिस्कशन कर रहे हैं, गौतम बुद्ध की बातों को क्या आपको नहीं लगता कि हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं? तो बाकी मंक्स ने पूछा, सर जी कैसे? तो इन्होंने अपने ओपिनियन बताए, और काउंसिल में जो जितने भी सीनियर मंक्स वगैरह थे या जो जूनियर मंक्स थे, उन सब ने एग्री करा इस बात से। तो इन्होंने बोला, हम ना 3 बास्केट बनाएंगे बुद्धा की बातों की, फिर उनको कंपाइल करेंगे कि अगर बुद्धा ने ये बोला है तो इट विल फॉल इन कैटेगरी 1, अगर ये इन चीजों के बारे में बात करिए तो कैटेगरी 2, और इन चीजों के बारे में बात करिए तो कैटेगरी 3। अब अलग अलग इन बुक्स की लेंथ होती थी, डिपेंडिंग ऑन द कौन सा मंक क्या बता कर गया है, कौन सी नई नई चीजें मिल गई, किसको ऐड ऑन करना है, किसको डिलीट करना है। और इन तीनों बुक्स के अंदर जो तीनों कैटेगरी ऑफ बुक्स के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर होता था वो अलग होता था। अब इसके जो नाम है, 3 ये जो बास्केट है, इसी के नाम है, मैं यहां पर ब्लैक पेन यूज कर रहा हूं, देख लेना। ये देखो, एक का नाम है सुत पितक, सुत पितक, एक का नाम है विनय पितक, एक का नाम है अभिधम पितक। सुत वाली बास्केट, ठीक है, सुत वाली बास्केट, विनय वाली बास्केट और अभिधम वाली बास्केट। पितक का मतलब बास्केट है। हो गई 3 बास्केट, सुत प्लस विनय प्लस अभिधम 3 हो गई। पितक 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 मतलब बास्केट होता है, वो बास्केट मतलब कैटेगरी, कुछ ऐसा बास्केट कोई टोकरी नहीं है, कैटेगराइजेशन बेसिकली, स्कूल ऑफ थॉट आप कह सकते हो। लेकिन स्कूल ऑफ थॉट भी कहना यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग एंगल हो जाएगा। बास्केट इन द सेंस के एक बात कर रहा है रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में, एक बात कर रहा है कि इंसान को मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए, एक बात कर रहा है कि एनलाइटमेंट की प्राप्ति कैसे होगी, वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अगला पैराग्राफ इसी के बारे में आपसे बात कर रहा है, देखते हैं। यहाँ पर आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं विनय पिटक की। विनय पिटक, बहुत ध्यान से समझना इसको। विनय पिटक दोस्तों बात करता है कि जिन्होंने भी बुद्धिस्ट संघ को या मोनास्टिक ऑर्डर को ज्वाइन कर लिया है, दोज हु आर रेडी या हैव ज्वाइंड द संघ और द मोनास्टिक ऑर्डर, यानी कि अभी तक मैं राजा का बेटा होता था, कोई पर्सन था वो नाई का बेटा है, कोई है जो शूद्र है, औरत हैं, जो भी हैं। शुरू शुरू में औरतें नहीं आ पाती थी, लेकिन इनका जो डिसाइपल था, फेवरेट डिसाइपल आनंद, उसने बोला, मेरी तरह नेचर होगा उसका कि सर औरतों को भी आने दो। उसके दिमाग में होगा मैं बोर बोर हो जाता हूँ, तो फिर बाद में बुद्धा ने औरतों को भी एंट्री दे दी थी। मतलब बुद्धा ने कभी इस चीज़ को डिराई नहीं करा था औरतों की एंट्री को, लेकिन कभी कोई ऐसी क्या कहते हैं, कब टॉपिक आया नहीं था उनके सामने कि कोई औरत जो है वो इच्छुक है, कोई विलिंग है कि ज्वाइन करना चाहती है मोनेस्ट्री, अपना जीवन मतलब छोड़, कुल मिलाकर फैमिली वगैरह छोड़कर वो मेडिटेशन इस राह पर आना चाहती है, अपने आप को, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानने की। कभी ऐसा कुछ आया ही नहीं था। तो आनंद ने बोला कि आप वेमेन के लिए भी डोर ओपन कर दो ना हमारे मोनेस्टिक ऑर्डर के। तो बुद्धा ने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए तो सारे जीव जंतु एक प्रकार के हैं, आने दो, कोई बात नहीं। वो भी अगर कोई सीख पा रही है, हम किसी की मदद कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। तो बुद्धा की जो टीचिंग्स थी, देवर जो सॉरी बुद्धा की जो ये जो कोई भी रेडी हो गया है अगर बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन करने के लिए या मोनेस्टिक ऑर्डर को ज्वाइन करने के लिए, मोनेस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए, तो बेसिकली दे नीड टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन क्या याद है? मैंने आपको एक भिक्खू या भिक्खुनी का कंसेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इस चैप्टर के अंदर, है ना? याद है अंबर के वो ईगो तोड़ने के लिए भेजते थे कि आप जाओ दान वगैरह मांग कर आओ और ये ऐसा करो वो करो, है ना? यही है संघ एंड मोनास्टिक ऑर्डर का। ये मतलब होगा बुद्धा के अगर आप पहली बार आए हो, अब आप बैठे हो, यार मैं आ तो गया, यार ये मुझे ऑरेंज कलर का साफिया पहना दिए गया, मेरे बाल मुंडवा दिए गए हैं। हाँ, औरतों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता था। आई रिपीट, बहुत लोगों को डाउट है, मतलब कई लोग ना ज़्यादा डेप्थ में जाकर जानना चाहते हैं इस बात को। मैं आपको बता रहा हूँ, बुद्धिज्म जैनिज्म की स्टडी ना पूरी की पूरी प्रकार से शाइनिंग अर्पित ओशन है। मतलब हम जितना भी पढ़ लें तो यूपीएससी का अपने आप में सिलेबस बन सकता है। ये सारे मंक्स जो पूरे जन्म भी ले लेना, ऐसा कहते हैं कि 4 जन्म भी ले लेना, तब भी पूरी टीचिंग्स नहीं जान सकते हैं इनकी, इतना ज़्यादा लेंदी है, इतना ज़्यादा वास्ट डिस्कोर्स है। हम यूपीएससी के लिहाज से जान रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में क्यूरियोसिटी है
कि आप सर बोलते हो कि ये जो मंक्स होते हैं वो बाल मुंडवा लेते हैं, औरतों के साथ भी ऐसा होता था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सिंगल भी कोई बाल नहीं कटवाना है उनको, कुछ भी नहीं कटवाना है, ठीक है। मर्द, लेकिन जितने भी मेल हैं, बॉयज़ हैं, उनको कटवाने पड़ेंगे, उनको क्लीन शेव हेड करना पड़ेगा। अब देखो क्या है, जो विनय पिटक है, आपने मोनेस्ट्री को ज्वाइन करा, विनय पिटक की बात अभी बाद में करते हैं। तो सबसे पहले बुद्धा ये बोलेंगे कि जैसे आप ऑरेंज कलर का साफिया पहनो और अपने हेड जो है वो शेव करवाओ। अब आपने बोला कि सर हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, हमारे यहाँ पिताजी के मरने पे ही ऐसा कुछ करा जाता है, हमारा शुभ नहीं माना जाता बाल को मुंडवाना, और मैं अगर जो हूँ तो उसके लिए मुझे ये कपड़े पहनने की, ये ऑरेंज वाले क्या ज़रूरत है, मैं अपने कुर्ते पजामे, और अगर लेडीज़ हैं वो कहें हम साड़ी वगैरह इसमें भी तो रह सकते हैं। तो देखो, बड़े ही विनम्र भाव के साथ, हम्बल नेचर के साथ गौतम बुद्ध समझाते थे कि ये देखो आपके फ़ायदे के लिए ही है अभी भी, लेकिन अभी भी यहाँ पर आप आके अगर अपने हिसाब से अपने आप को चलाना चाहते हो तो इससे आप वही रहोगे, सिर्फ आप टेम्पररी नेचर के लिए खुश हो जाओगे, अपने आप को पहचान कर आप छूकर उस चीज़ को, अपनी पर्सनैलिटी को छूकर महसूस कर कर वापस चले आओगे। बुद्धा कहते थे मैं आपके अंदर ना परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन की बिलीव रखवाना चाहता हूँ। आप ट्रांसफॉर्म हो परमानेंट तरीके से हो, ये नहीं कि हैबिट सुधारी, जैसे पर्सन है वो कह रहा है दारू दारू पीता हूँ मैं, उसकी बंदी जो है उसने उसको समझाया कि देखो ऐसा है वैसा है, पूरा उसको ब्रेन वॉश कर दिया, 4 दिन उसने दारू दारू छोड़ी, 5वें दिन फिर स्टार्ट। तो बुद्धा ने कहा मैं ना टेम्पररी सुखों में बिलीव नहीं करता, मैं परमानेंट सुख में बिलीव करता हूँ। तो उन्होंने बोला मैं आपके अंदर परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला जैसे कहीं आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, डिबेट्स वगैरह जाती थी, क्योंकि शुरू शुरू में जैसे लोग आए तो उनको अब आ तो गए हैं, तो वो थोड़े से आर्गुमेंटेटिव मोड में तो जनरली आते ही होंगे गौतम बुद्ध के साथ कि इससे पहनने से क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि देखो इससे ये हो जाता है कि हम सब एक समान नेचर के लगेंगे। दूसरा क्या बात है कि हमारे यहाँ ये जो आप बाल कटवाने वाली बात और ऐसा कोई बात कह रहे हो, तो गौतम बुद्ध ये बोलते थे मैं यही तो अंधविश्वास आपके अंदर से दूर करना चाह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव थिंकिंग या रूल्स एंड रेगुलेशन, और आप हिंदू सोसाइटी से आए हो तो उधर ऐसी बातें चलती हैं कि मिर्ची और नींबू के ऊपर पैर रख दिया तो टोना टोटका हो जाएगा, काली बिल्ली रास्ता काट गई तो ऐसा हो जाएगा, बाल मुंडवा लिए तो वो किसी के मरने पे, किसी के पिताजी के मरने पे ही ऐसा करवाया जाता है। तो गौतम बुद्ध ने बोला ये सारी सामाजिक धारणाएं जो हैं आपके मन के अंदर कितनी ज़्यादा हलचल और भौचाल पैदा करती हैं, आप समझ भी नहीं सकते इस चीज़ को। मैं इन्हीं सब नेगेटिविटी को आपके अंदर से दूर करना चाहता हूँ। जब आप सारे लोग एक समान होकर बैठोगे ना तो वो एक कॉमन एनर्जी हम सबके बीच में फ्लोट करेंगी। जैसे जब बुद्धा मेडिटेशन करवाते भी थे ना, तो जैसे जिम में इंस्ट्रक्टर नहीं होता है, जैसे आप योगा पोस्टर जैसे करने जाते हो तो वो बताता होगा कि पैर और फोल्ड करो, वेस्ट को और मोड़ो, हाथ का एंगल सही रखो, वो टच भी करवा कर दिखवाता होगा, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर भी बुद्धा जैसे कोई मेडिटेशन करने बैठा हुआ है, अब उसने ना कंधे झुका लिया अपने, तो बुद्धा आए पीछे से, उन्होंने कंधा सीधा करा, उन्होंने बोला देखो टेक लगाओ, धीरे धीरे ऐसे करके करो। मैंने याद है एक दिन आपको लाइव लेक्चर वो दिखाया था अपना, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं अपने के लिए कैमरा ऑन कर देता हूं और रिकॉर्डिंग पे ये देखो, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी जैसे कि हाथों का अगर जो एंगल है, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे बस मैं आपको बता रहा हूँ, ये हाथों का अगर ये एंगल है, यहाँ पर देख लो, इधर इसको ज्वाइन करके अगर ये टच है और मैं ऐसे करके बैठा हुआ हूँ और मेरा पोस्चर ना ऐसे हल्का सा ना झुकने लग गया, मैं मेडिटेशन करते करते ना सो गया, तो बुद्धा ये बोलते थे सोना नहीं है, स्ट्रिक्ट बनकर, मतलब ये पूरा का पूरा बैठना है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे कि आपको उधर अपने हिसाब से नहीं चलाना कि मैं मेडिटेशन करते रहूँ और आप सो गए। प्रॉपर हैंड्स अगर आपके ज्वाइन अगर ये ऐसे ऐसे नहीं है तो बुद्धा समझेंगे कि आपके दिमाग के अंदर ना कोई बात चल रही है जो कि आपको परेशान कर रही है, ठीक है। और बुद्धा इस चीज़ में बिलीव करते थे कि आप में जितनी ज़्यादा बोरियत आएगी ना, आप जितना ज़्यादा बोर होगे, बोर इन द सेंस मेडिटेशन करने में तो देखो बोरियत फील होती है, ठीक है, वो बोरियत ही आपके अस्तित्व को पहचानने में आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि अभी तक हमारे दिमाग के अंदर जो कचड़ा भरा हुआ था ना, तो दिमाग का मन कर रहा है यार इसमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा, इसमें तो एंटरटेनमेंट नहीं आ रहा, इससे बढ़िया तो मैं कियारा आडवाणी की वीडियोस देख लेता, कुछ देख लेता, सनी लियोनी को चेकआउट कर लेता, ये क्या है यार ये मेडिटेशन करने बैठा दिया। लेकिन यही तो बात है ना, दिमाग तो इन्हीं रास्तों पे जाना चाह रहा है ना कि जैसे डोपामिन रिलीज हो। अब उस जमाने के अंदर लोगों के अंदर वॉर, पैसा, संपत्ति, कब्जा, अश्वमेध यज्ञ, हमें पॉपुलर बनना है, हमें महाजनपद जो है दूसरे जनपदों को हराना है, इस प्रकार की जो बातें हैं
कि मैं राजा का बेटा हूँ, ये हूँ वो हूँ। सारे अपने ईगो, सुख चैन, सारे त्याग का काम करके बुद्धा ये नहीं बोलते थे कि सब कुछ गिव अप ही कर दो, छोड़ ही डालो, दान ही करवा लो, लेकिन बुद्धा ये बोलते थे कि अगर आपको अपने अस्तित्व की पहचान नहीं है ना, तो वही वाली बात, गीता वाली बात, तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। नंगे आए थे और नंगे जाओगे। एक माचिस की तीली तक इंसान लेकर नहीं जाता और इतना तक कलेक्ट करता रह जाता है। तो बुद्धा ये सब चीज़ें जब रियलाइज करवाते थे, किसी किसी लोगों को जो बात समझ में आती थी, वो मोनास्ट्रिक ऑर्डर को ज्वाइन करके, मोनास्ट्रिक ऑर्डर का मतलब क्या कि अब हम मोनास्ट्री में, येस वी आर फुली रेडी, वी आर फुली कमिटेड टू डेडिकेट आवर लाइफ टुवर्ड्स दिस, और ये सब हमारे फायदे के लिए ही हो रहा है। तो उनको वो वाली बात जब समझ में आ जाती थी, तो कुछ लोग ज्वाइन कर लेते थे। एंड डेफिनेट सी बात है कि गौतम बुद्ध की बातें इन्फ्लुएंसिंग तो थी, लेकिन हर कोई ज्वाइन भी नहीं करता था। अब कृष्ण जब महाभारत के टाइम पर थे, तो जरूरी थोड़ी ना है कि कृष्ण की बात सबने सुन ली हो। बुआ के बेटे को उन्होंने 100 मौके दिए थे। अर्पिता, आप जानते हो कि इस इंसिडेंट को, है ना। उन्होंने बोला था 99 गलती तक माफ कर दूंगा, 100 में मैं अपना चक्र उठा लूंगा, और गर्दन काट दी थी अपनी बुआ के लड़के की कृष्ण जी ने, है ना। दुर्योधन के सामने जब ऑफर दिया था, तुम या तो मुझे मांग लो या मेरी पूरी सेना को मांग लो। दुर्योधन ईगोइस्ट है, उसने सेना को मान लिया। उसको लगा कि नंबर्स की वजह से विजय हो सकती है, लेकिन अर्जुन को पता था जिसके साथ भगवान है, उसके पास ये संसार के जितने मर्जी नंबर हो, सामने चाहे कर्ण खड़ा हो, चाहे भीष्म पितामह खड़े हो, चाहे मेरे खुद के गुरु द्रोणाचार्य खड़े हो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। रथ चलाने वाली जब मेरी जिंदगी की कमांड भगवान ने संभाल ली है, तो दूसरे इंसान की औकात क्या है मेरे सामने। तो यही चीज है कि बुद्धा समझाना हर किसी को चाहते थे, लेकिन जिसको जीवन, अब वही वाली बात है ना कि एक एक लाइन होती है, सुनी हो गया आपने अर्पित, ये यूज होती है अक्सर, जाको प्रभु दुख दे ताकि बुद्धि पहले हर ली। मतलब जिसको दुख देना होता है, तो उसकी बुद्धि पहले ही मतलब फिर जाती है। तो बुद्धा ने तो अच्छे के लिए समझाते थे, लेकिन वही वाली बात है, फिर कई लोगों को समझ में नहीं आता था, तो फिर वो सफ़र करते थे। जैसे याद करो, मैं ये वाली बातें क्यों कर रहा हूँ, 6 क्लास की एनसीईआरटी बिस में याद करो, उसमें एक याद है ना कि अजात शत्रु वगैरह ये सब बुद्धा के पास एडवाइस मांगने आते थे कि दूसरे जो महाजनपद हैं वो ऐसा ऐसा वो कर रहे हैं, हम उन्हें हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे, याद है। तो वही वाली बात है। तो वो क्यों आ रहे हैं बुद्धा के पास, क्योंकि जूता खाया है, इसलिए जूता खा के आए हैं, तभी तो आ रहे हैं। वरना एक बार बताओ, अगर इतने मान राजा हैं वो है, तो अपना दिमाग लगाओ ना। तो अब जो मोनेस्टिक ऑर्डर को जो ज्वाइन करेगा, मैंने आपको इतनी डिटेल के अंदर बता दिया, मैंने अभी आपको वीडियो ओपन करके मेडिटेशन के पोस्चर और ये सब भी बता दिए। वहां पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होती थी, वहां पर आप अपनी अपनी नहीं चला सकते। वो अपनी अपनी इसलिए नहीं चला सकते क्योंकि बुद्धा ये चाह रहे हैं कि आपको, आप अपनी अपनी चलाकर ही तो परेशान हो जीवन में। एक बारी मैं आपको रास्ता दिखाना चाहता हूं। और बुद्धा, आप कोई क्वेश्चन करे, कई लोग होते थे बदतमीज आ जाते होंगे कि आप क्या हो, आपका भगवान हो वो, तो बुद्धा अगेन वॉज वेरी हम्बल, उनको कोई गुस्सा वुस्सा नहीं आता था, क्योंकि वो एनलाइटनमेंट की प्राप्ति कर चुके थे। तो बुद्धा कहते थे ठीक है, यू कैन लीव द मोनेस्टिक ऑर्डर, लेकिन अगर यहाँ रहना है तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के फॉलो करने पड़ेंगे। अब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना मोनेस्ट्री में जाने के, और जो संघ संघ मतलब जो सारे लोग एक समान से, एक जो पार्ट है मोनेस्टिक ऑर्डर का, सेम टाइम पे मेडिटेशन करते थे, सेम टाइम पे उठेंगे, हेड शेप होना चाहिए, शाम को अपना खाना एक कटोरा लेकर आना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, नॉन वेज नहीं खाना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, शब्दों पे सोच समझ के विचार करके बोलना है। ये सारी बातें विनय पिटक का पार्ट है। बताओ समझ में आया अंबर, कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरी बास्केट, दूसरी बास्केट, सुत पितक। सुत पितक के अंदर बेसिकली क्या होता था, एक तो आप मोनेस्ट्री में आ गए, तो आपको वहां के तौर तरीके समझा दिए गए। देखो, जब भी आप शाइनी कहीं पर आप एडमिशन लेने गए हो, आप हॉस्टल आए हो, ठीक है, आप हॉस्टल में जाके सबसे पहले जो वार्डन है वो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे समझाएंगे ना कि 10 बजे के बाद ऐसे नहीं जाना है, वैसे नहीं करना है, ये नहीं करना है। पहले 1-2 दिन जाकर तो एडजस्ट हो गए ना, वहाँ पर समझोगे ना चीज़ों को। ये थोड़ी ना कि आपने सामान रखा और वैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी एकदम से। आपको वो पहले तौर तरीके वहाँ के समझाएगा ना, उसके बाद कहेगा ना कि आपका मंडे से कॉलेज स्टार्ट है, ये है वो है, 2 दिन आप समझ जाओ, यहाँ वाटर कूलर है, यहाँ ऐसा है वैसा है, जो भी है, ठीक है। तो अब उसके बाद जो क्लासरूम है ना, अब बुद्धा की टीचिंग्स वो होती थी शुरू, तो उसको बोला जाता था सुध पितक। बुद्धा की टीचिंग्स को जो कंपाइल करा गया वो करा गया सुध पितक। अब देखो, ये सिंपल सी बात है, जैसे बिस्म एक चीज को समझने की कोशिश करो कि जब तक मोनास्टिक ऑर्डर के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं समझेगा, जो उसी चीज से अनकंफर्टेबल है, मैं कहाँ सो रहा हूँ, ये मेरे बालों के साथ क्या कर दिया, ये ऑरेंज ड्रेस पहना दी, मैं पापा तो मुझे अपने हाथों से खिलाते थे, मेरे पापा राजा हैं, ठीक है, और ये मेरे को कटोरा लेकर गंदा सा भीख लेने भेज देते हैं, पता नहीं कि घर घर जाके मांग के लेकर आओ, लोग तो हमारे दरबार में आते थे मांगने। जब तक इस चीज से अनकंफर्टेबलनेस नहीं मिटेगी, तब तक आप टीचिंग्स को नहीं सीख पाओगे।
है कि नहीं? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अंबर, मान लो कि हम सब लोग ना गांव में हैं अभी, ठीक है अर्पित, हम सब गांव के विद्यार्थी हैं, हमारे यहाँ बिजली नहीं आती, कुछ भी नहीं आती। हम सबको आदत है अर्पित, है ना, कि पसीना निकलता रहता है, हम फिर भी पढ़ते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, हमें वो चीज़ नहीं होती कि धूल मिट्टी छी ये कितना गंदा है, दिस इज अनहाइजीनिक और ये वो करके, ठीक है। लेकिन एक शहरी बच्चा अगर हमारी पाठशाला में आके पढ़े तो आधा ध्यान तो उसका इसी चीज़ पे रहेगा ना कि ये मेरी पैंट गंदी हो रही है, या मक्खी बैठी हुई है, या लाइट नहीं है, या मेरे को पसीना आ रहा है कि नहीं, इसी चीज़ पे ध्यान जाता रहेगा ना। तो वो क्लासरूम की टीचिंग्स में क्या ध्यान देगा बताओ? बुद्धा पहले पूरे दिमाग से अनकंफर्टेबलनेस को मिटवाना चाहते थे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। लास्ट ईयर अंकिता जब फाउंडेशन कोर्स मेरा ज्वाइन करने वाली थी, अंकिता भगत की बात कर रहा हूँ, तो मैंने उससे ये बोला था कि देखो अंकिता तुम ये कर रहा, तो वो कहती मैं एक अटेम्प्ट देने के बाद आपका फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करती हूँ, मेरे को एक बार एक अटेम्प्ट देना है। मैं कहा ठीक है। तो मैंने उसको ये बोला कि तुम ना कमरे के लाइट ये पंखा बंद करके भरी गर्मी के अंदर तुम मास्क लगा के एग्ज़ाम देना। तो वो बोलती क्यों? तो मैंने बोला कि देखो रियल जो एग्ज़ाम होगा ना, हो सकता है तुम्हारे लाइट ना और गर्मी में एग्ज़ाम है और मास्क वो उतारने नहीं देंगे, क्योंकि कोविड अभी पूरी तरीके से गया नहीं, गाइडलाइंस हैं कि मास्क और सैनिटाइजर सबको लेकर आना है। उसने दिए थे ऐसे 15-16 मॉक टेस्ट ऐसे करके, उसको फ़ायदा हुआ था। तो पहले अनकंफर्टेबलनेस जब तक कोई ना मिटाए तब तक कुछ नहीं हो सकता। जैसे जब यूपीएससी के पेपर्स आते हैं, जिस टाइम पर फिल्म्स होते हैं, मैं पूरे एक महीना 9 से 11 और 2 से 4, 2:30 से 4:30 मान लो, और 9:30 से 11:30 मान लो, मैं पूरा पंखा बंद करके पसीने पसीने के अंदर ही होकर अपने प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट सॉल्व करता हूँ। जो अनकंफर्टेबल है, जो गर्मी और जो सरदर्दी या जो कोई भी चीज़ होती है, तो मुझे लगता है अगर सेंटर के अंदर अगर लाइट नहीं हुई तब तक कोई यूपीएससी वेट तो करेगा नहीं मेरा कि लाइट आ जाए तो तब दिपांग को पेपर लिखवाएंगे हम। अनकंफर्टेबलनेस ये चीज़ है। पहले उसको करेंगे, विनय पिटक से सिखाएंगे, फिर सुध पिटक के अंदर बुद्धा की टीचिंग्स, उसके बाद जो भी फिलोसफिकल मैटर होते थे ना, जैसे मतलब मान लो अंबर, आपको आप टीचिंग सीख गए हो, आप मोनेस्टिक ऑर्डर सीख गए हो, आप कंफर्टेबल हो, आपको सोने खाने उसमें कोई शिकायतें नहीं है, अब आप मतलब आर्ग्यूमेंटेटिव मोड पे नहीं आते हो, अब आपने टीचिंग भी सीख ली है। टीचिंग्स को सीखने के बाद अब आपको ना दूसरे मंक्स के साथ बिठाया जाएगा फिलोसफिकल मैटर्स पर चर्चा करने के लिए, और इन टीचिंग्स को कंपाइल करा जाता था अभिधम पिटक में। अब ये जो आप कहोगे ये फिलोसफिकल मैटर मतलब क्या, याद है अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। ये देखो, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, ये इसलिए क्योंकि अंबर आपका ओपिनियन भी मायने रखता है। किसी चीज के आप फॉर या अगेंस्ट में अगर बोल रहे हो ना, तो बुद्धा को पता है या दूसरे सीनियर मंक्स को पता है कि देखो हम इसको मोनास्टिक ऑर्डर से कंफर्टेबल करवाते हुए, बुद्धा की टीचिंग्स को सिखाते हुए, अब हम ये इसको देखना चाहते हैं कि कितना सीखा है ये। और यहाँ पर कोई टेस्ट तो हो नहीं रहा, यहाँ पर तो लाइव का टेस्ट हो रहा है कि आपने अपने अस्तित्व को कैसा पहचाना है, आपकी टोन कैसी है, आप जब सामने वाले को किसी को समझा रहे हो तो वो चीज़ कैसी है। हर एक जो बास्केट है, हर एक जो पितक है, उसके अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल टेक्स्ट होते थे। बाद में कमेंट्रीज भी लिखी गई बुद्धिस्ट स्कॉलर्स के द्वारा। कमेंट्रीज बेसिकली क्या होता है, जैसे मतलब मान लो ये एक बुक है, इसमें ऑलरेडी डिबेट्स एंड डिस्कशन करके एक चीज लिखी जा चुकी है, अब मेरी इसके ऊपर कोई और इंटरप्रिटेशन है फ्यूचर में, तो मैंने इसके ऊपर ये करके कमेंट्री लिखी और यहां लिख दिया बाय दीपांग दुबे। बाद में ऐसा भी करा गया। अब देखो ना, ये एनसीईआरटी हमारे सामने है, आप लोग मुझसे क्यों पढ़ रहे हो, आप लोग तो ये खुद पढ़ सकते हो। मैं जो इसको अंडरलाइन कर करके जो ये पेज को हमने जो गंदा कर दिया, ये हम क्या कर रहे हैं, कमेंट्री तो कर रहे हैं इसके ऊपर, कमेंट्री ही तो बना रहे हैं इसके ऊपर। अंबर देख रहे हो, ये टेक्स्ट को हमें जो डिकोड कर रहे हैं सारा का सारा, ये क्या कर रहे हैं, हमारे खुद के ओपिनियन भी हम यहाँ पर देते चल रहे हैं कुछ ना कुछ बातों का, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, ये सारी बातें, ठीक है। जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अंकिता के लाइट जाने के, या फिर मैं जो वो बता रहा हूँ कि पर्सन अनकंफर्टेबल होगा कि कैसे मेरे बाल ये क्या करवाती है, मेरे को ऑरेंज कलर का साफिया पहना दिया, ये सब बातें। अब मैंने आपको एक बात बताई थी प्रीवियस लेक्चर जब मैं वाइंड अप कर रहा था, तो मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि ऐसा माना जाता है, ऐसी धारणा है कि जो मिसबा गौतम बुद्ध जो थे वो ना बोट लेके एक बार को श्रीलंका भी गए थे, है ना, ऐसा माना जाता है। क्योंकि और ये हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि श्रीलंका के अंदर जो बुद्धिज्म पॉपुलर हुआ ना, अब कई लोग ये कहते हैं कि गौतम गौतम बुद्ध नहीं गए, अशोक अपने बेटी को भेजता था अलग अलग कंट्रीज, और सिलोन भी उसने भेजा था। श्रीलंका का पुराना पुराना नाम सिलोन है, अगर आप सबको पता हो तो। किसी को डाउट है इस बात में? श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है,
और ईरान का पुराना नाम पर्शिया होता है। ये वाली बात पता होगी आप लोगों को, टर्की को जैसे ऑटोमन एम्पायर कहते हैं, है ना। तो बुद्धिज्म जैसे ट्रैवल करा नए नए रीजन्स के अंदर, तो उनमें से एक रीजन था श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर जो बुद्धिस्ट भक्त थे ना, जो मंक थे, उन्होंने भी कंपाइलेशन करे अपने टेक्स्ट। जैसे हम लोग यहाँ पर हिंदुस्तान की धरती पर सुत पितक, विनय पितक, अभिधम पितक लिख रहे थे, उन्होंने दो बुक लिखी। एक थी, एक का नाम था दीपावमसा, दूसरे का नाम था महावमसा। इसका नाम है क्रॉनिकल ऑफ द, इसका मतलब है क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड, और दूसरी वाली बुक का नाम है द ग्रेट क्रॉनिकल। ये वाली बात याद रखना। छोटा सा एक बस एक क्या कहो शब्द का फर्क है, और मैं इसमें मॉक टेस्ट में गलती कर चुका हूँ एक बार, इनसाइट्स आई है इसमें। द क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड किस बुक को कहा जाता है, तो मुझे ये तो पता था, मैं दो ऑप्शन के बीच में फंस जाता था, दीपा वमसा महावमसा। फिर कोई क्वेश्चन कभी कभार किसी टेस्ट में आता था, टेस्ट सीरीज में, कि ग्रेट क्रॉनिकल कैसे कहा जाता है, तो मैं दीपा वमसा महावमसा में अक्सर कंफ्यूज हो जाता था। इसको याद रखना अंबर, आपके आपके एग्जाम के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है ये। दीपा वमसा क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड, महावमसा द ग्रेट क्रॉनिकल। अब देखो इसका सिंपल सा मैंने जो ट्रिक निकाली थी वो बस यही है, जहां पर बात हो गई महा तो वो चीज़ होगी ग्रेट, है ना, महान। बस एक अगर याद है तो दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। बस वो अलग बात है कि जिसने कुछ पढ़ ही नहीं रखा है, अब वो वहां पर बैठ के अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर रहा है, तो वो उसको तो भगवान ही बचाए। ठीक है, तो दे वर रिटन कंटेनिंग द रीजनल हिस्ट्रीज ऑफ बुद्धिज्म। रीजनल हिस्ट्रीज ऑफ बुद्धिज्म मतलब कैसे, यहाँ इन्हीं बुक्स में लिखा हुआ है कि बुद्धा ने जीवन में अपने एक टाइम निकाला था, वो श्रीलंका आए थे, सिलोन आए थे, यहाँ पर भी ज्ञान देकर गए, लोगों को समझ में आया जिस प्रकार से हिंदुस्तान की धरती पर उन्होंने ज्ञान समझाया ये सारी बातें। और लोग जो थे उन्होंने बाद में ओरल फॉर्मेट के अंदर सुना, ओरल फॉर्मेट के अंदर अपने आने वाली जनरेशन को सिखाते रहे, और बाद में वहाँ पर भी बुद्धा की टीचिंग्स को कंपाइल करा। लेकिन क्योंकि ये वाली बात श्रीलंका की है, तो दीपा वमसा एंड महावमसा बुक्स आर रिलेटेड टू श्रीलंकन बुद्धिज्म। मैं आपको एक बात और बताता हूँ। मेरे को एग्जाम याद नहीं है मैंने कौन से एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन देखा था, लेकिन एक ये क्वेश्चन आया था श्रीलंकन बुद्धिज्म के ऊपर कौन कौन सी बुक्स हैं। ऑप्शंस पर सुत पितक, अभिधम पितक, विनय पितक, दीपावमसा, महावमसा, एंड उसके ऑप्शंस थे ऐसे 1 and 3 ओनली, 2 and 4 ओनली, 1, 3 and 5 ओनली। तो उसका आंसर था जहां पर दीपावमसा और महावमसा ऑप्शन के अंदर हो, तो श्रीलंकन बुद्धिज्म कहते हैं इसे। बुक्स विच आर रिटन या बुक्स विच आर ऑफ द नेचर ऑफ श्रीलंकन बुद्धिज्म, तो ये दीपावमसा एंड महावमसा है। अब बड़े सारे वर्क्स के अंदर इनमें से बुद्धा की बायोग्राफीज भी है, और कुछ कुछ ये जो टेक्स्ट है दे आर वेरी मच ओल्ड टेक्स्ट रिटन इन पाली, वाइल लेटर कॉम्पोजिशंस आर इन संस्कृत ऑल्सो। ठीक है, इसके अलावा बुद्धिज्म एज अ रिलीजन सिर्फ श्रीलंका के अंदर नहीं, दूसरे रीजन्स में भी फैला, लाइक ईस्ट एशिया। पिलग्रिम्स यहाँ से आते थे, हम लोगों ने 6 क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री में पढ़ा था, फाशियन एंड शुआनजेंग, ह्यूनसेंग, दे ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम चाइना टू इंडिया इन सर्च ऑफ दीज टेक्स्ट, और यहाँ पर वो पढ़े भी। उस जमाने की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी यहाँ पर कौन सी थी, जल्दी बताओ, कहां पर है नालंदा, बिहार। ये पढ़ते थे, और ये क्या बुराई करके गए कि तारीफ करके गए उस जमाने के हिंदुस्तान की, तारीफ। ठीक है, ये बेसिकली क्या है अंबर, ये दोनों को आप ऐसा कह सकते हो जैसे मेडिवल इंडिया के अंदर हमने थीम 2 की बुक में ट्रैवलर चैप्टर कंप्लीट करा था, लेकिन वो ट्रैवलर 10 to 17 सेंचुरी के चैप्टर था। आप इनको ना एंशिएंट इंडिया के ट्रैवलर्स कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हो, थे ही। दे टुक बैक टू देयर ओन कंट्री, जो कि ये जो टेक्स्ट थे, जो भी उन्होंने बुद्धिज्म वगैरह के बारे में सीखा, और स्कॉलर्स बाद में इसको ट्रांसलेट कर देते थे अपने बेसिकली कल्चर, अपने बेसिकली लैंड रीजन, अपनी कंट्री में भी वो उस ज्ञान को लेकर गए, उन्होंने फैलाया। जब ये फैलाया तो कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन तरीके से बताया होगा अपनी कंट्री में जाकर, क्योंकि आज के ज़माने की अगर आप आंकड़े देख लो तो इंडिया से भी ज़्यादा ईस्ट एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में बुद्धिज्म सबसे पॉपुलर रिलीजन है, कोर रिलीजन है वहाँ का। मैं आपको एक बुद्धा के अलग अलग वो बता रहा था कि बुद्धा के अलग अलग विष्णु के जैसे अलग अलग अवतार होते हैं ना, तो बुद्धा के भी अलग अलग अवतार होते हैं। उनमें से 21st सेंचुरी में लोगों में खुशियां बांटने वाला जो अवतार है वो पता है क्या होता है अंबर, जो जैसे सैटरडे मार्केट या कहीं पर भी आप जाते हो जो मूर्ति मिलती है लाफिंग बुद्धा, वो भी। कई लोग जो थोड़ी बनिया मेंटेलिटी के होते हैं, मैं सही और गलत कुछ नहीं कह रहा, आई एम नो वन टू से डैट, लेकिन उन लोगों का ये मानना होता है कि अगर आप लाफिंग बुद्धा को घर में रखते हो,
अगेन इट इज़ अ काइंड ऑफ, कई लोग वास्तु के हिसाब से इसको मानते हैं। और उनके पेट पर, जैसे गुदगुदी करने के पर्पज से हम किसी के पेट पर जैसे नहीं उंगलियां चलाते हैं, अगर आप उनके पेट पे वैसे एक उंगली चलाओ तो जनरली कोई भी हंसेगा। तो दिन में 4 से 5 बार अगर आप पेट पे ऐसे उंगली फेरते हो और उनकी डायरेक्शन आपके दरवाजे की तरफ है और दरवाजे से आता है पैसा, तो खुशियाँ आएंगी घर में और पैसा आएगा। बहुत सारे बनिया मेंटेलिटी के लोगों का, या जो पैसे को बहुत जो मानते हैं, और लाफिंग बुद्धा जिन्होंने किसी एक वास्तु को उसके कहने पे रखा होता है, तो उनका ये धारणा होती है। ठीक है। इंडियन बुद्धिस्ट टीचर्स दे ऑल्सो ट्रेवल टू फार अवे प्लेसेस कैरिंग टेक्स्ट टू डेसिमिनेट का मतलब होता है अंबर स्प्रेड करना, स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिस्ट टेक्स्ट को बाद में प्रिजर्व करा गया मैन्युस्क्रिप्ट की फॉर्म में सेवरल सेंचुरीज में मोनेस्ट्रीज में अलग अलग पार्ट ऑफ एशिया में। और जो मॉडर्न ट्रांसलेशंस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी पाली, संस्कृत, चाइनीज और तिब्बतन टेक्स्ट के अंदर भी। एक तो तिब्बतन बुद्धिज्म भी बहुत पॉपुलर फॉर्म है। ठीक है। अभी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ये पाम लीव्स पर बेसिकली लिखे जाते थे, और ऐसे ऐसे करके जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है धागे से कंपाइल करके बुक फॉर्मेट के अंदर इसको बना दिया। ठीक है। संस्कृत के अंदर ये वाली चीज़ लिखी गई है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।